Hello everyone, myself Dikshit Kumar from Little Angel Senior Secondary School Ganoda. I welcomes you on our YouTube channel और हम हमारे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर डी एंड एफ ब्लॉक में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पूरा कर चुके हैं और आज हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की शुरुआत करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक दिए हुए होमवर्क का फोटो मुझे व्हाट्सएप नहीं किया है, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको जो मैंने कल होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, उस होमवर्क को पूरा करके उसका फोटो खींच के मुझे जरूर भेजें। उसके बाद ही आप ये वीडियो देखें। साथ ही अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें और कमेंट करना है वीडियो देखने के बाद, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना नहीं भूले ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्हें इस लॉकडाउन के दौरान इन वीडियो की सख्त जरूरत है। अब मैं आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। किसे कह रहे थे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स? द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 d सबशेल। यूं कहा था। क्या कहा था? n-1 d सबशेल। एफ ब्लॉक के लिए क्या बनेगा तो मैं थोड़ा सा फटाफट एक बार बना देता हूँ रफ डायग्राम। आपको पहले बता ही चुका हूं मैं। 7 6 5 4 3 2 1 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 6s 4s 5d 6p 7s 5f 6d 7p। ये डायग्राम बनेगा हमारे पास। ये सब क्या है आपके पास? n की वैल्यू। क्या फर्स्ट पीरियड में आपको कहीं भी ब्लॉक एलिमेंट दिख रहा है क्या? नहीं। सेकेंड पीरियड में नहीं। थर्ड पीरियड में नहीं। फोर्थ पीरियड में नहीं। फिफ्थ पीरियड में नहीं। पहला आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट आपको दिख रहा है सिक्स्थ पीरियड में। कहां दिख रहा है? सिक्स्थ पीरियड में। मतलब मैं ये कहूंगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की शुरुआत कहां से होती है? सिक्स्थ पीरियड से एफ ब्लॉक के एलिमेंट की शुरुआत होती है। मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट हमको कहां से मिलेंगे? सिक्स्थ पीरियड से। और आपको कहां मिल रहा है? सेवन्थ पीरियड में। मतलब हमको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेंगे सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में। कहां मिलेंगे? एक तो मिलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट सिक्स्थ पीरियड में और एक हमको मिलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सेवन्थ पीरियड में। ध्यान से समझेंगे। दूसरा, सिक्स्थ पीरियड में मिल रहा है लेकिन कौन से एफ ऑर्बिटल में जा रहा है? 4f ऑर्बिटल में जा रहा है। तो मैं 4f को कैसे इंडिकेट करूंगा? n की वैल्यू 6, तो 6 माइनस क्या लिखूंगा तो 4 आएगा 2। तो हम d के लिए तो क्या लिख रहे थे? n-1d। तो f के लिए क्या लिखेंगे? n-2f। क्या लिखेंगे? n-2f। तो पहले इतनी बात समझिए। जैसे जैसे जो पॉइंट मिल जाएंगे वो मैं नोट करते जा रहा हूं ताकि आपको क्लियरेंस हो जाए कि क्या पढ़ रहे हैं हम। तो एफ ब्लॉक की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो किसे कहेंगे? एलिमेंट्स in which last electron enters in n-2f subshell। मतलब किसे कहेंगे? ऐसे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने जो भरा है वो किसमें भरा है? n-2f सबशेल। अब देखिए एग्जांपल के लिए ये आपका प्लस चार्ज है। जो आउट लास्ट शेल होगा उसको तो हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल या अल्टीमेट शेल। क्या कहते हैं? अल्टीमेट शेल। लास्ट शेल जो है आउटर मोस्ट शेल को हम क्या कहते हैं? अल्टीमेट शेल। उसका एक इनर शेल जो आएगा उसको हम कहते हैं पेन अल्टीमेट शेल। क्या कहते हैं? ध्यान से समझना। लास्ट शेल को क्या कहते हैं? अल्टीमेट शेल।
उसके एक अंदर वाले शेल को क्या कहते हैं? पेनल्टीमेट शेल, और उसके एक अंदर वाले शेल को हम कहते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल। क्या कहते हैं? प्री पेनल्टीमेट शेल। तो -n-2f को हम क्या कह सकते हैं? प्री पेनल्टीमेट शेल। क्या कह सकते हैं? प्री पेनल्टीमेट शेल। आउटर मोस्ट शेल अल्टीमेट शेल, उसके अंदर पेनल्टीमेट और उसके अंदर प्री पेनल्टीमेट। तो दो डेफिनेशन में बोल सकता हूं, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन प्री पेनल्टीमेट शेल आर नोन एज F-block एलिमेंट्स, and the elements in which last electron enters in n-2f sub shell are known as pre-penultimate shell. Next thing, अगली बात मैं बता रहा हूं कि F-block एलिमेंट कहां मिलेंगे? तो स्टार्ट्स फाउंड इन 6th and 7th पीरियड। कहां मिलेंगे आपको F-block एलिमेंट्स? 6th और 7th पीरियड में मिलेंगे आपको F-block एलिमेंट्स। ये एक 6th पीरियड में मिल रहा है और एक 7th पीरियड में मिल रहा है। 6th पीरियड में जो मिलेंगे उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर्स कर रहा है, तो उनको हम कहते हैं 4f सीरीज। क्या कहते हैं? 4f सीरीज। 6th पीरियड में जो मिल रहे हैं वो 4f में एंटर्स कर रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं 4f सीरीज। क्या कहेंगे? 4f सीरीज। और 7th पीरियड में जो जा रहे हैं वो 5f के अंदर जा रहा है इलेक्ट्रॉन लास्ट, तो उसको हम कहेंगे 5f सीरीज। क्या कहेंगे? देखो जो एक एक चीज मिल रही है मैं वही नोट कर रहा हूं, आपको उतना ही समझना है। पहले डेफिनेशन बता दी, कौन से पीरियड में मिल रहा है वो बता दिया। 4f में जाने के कारण उस सीरीज का नाम 4f सीरीज देंगे, 5f में जाने के कारण उस सीरीज का नाम देंगे 5f सीरीज। दूसरा, इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, क्यों कहते हैं आगे मैं बात करूंगा डिटेल में, जैसे अपने ट्रांजिशन के बारे में बताया ही था। लेकिन एक चीज आती है, एक और इनका नाम है, इनको कहा जाता है रेयर अर्थ मेटल्स। क्या कहा जाता है? रेयर अर्थ मेटल्स। तो जान रहे हैं इनको रेयर अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है? इनको रेयर अर्थ मेटल्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दीज मेटल्स आर रेयरली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ध्यान से सुनना, F-block एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, उनको हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रीजनिंग बनती है यहां से, F-block एलिमेंट्स आर नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। व्हाई? क्यों कहा जाता है? तो बताना है आपको, F-block मेटल्स आर रेयरली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, सो दे आर नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो ये सारी चीजें आपके सामने कुछ एक बेसिक तो हो गई है कि किसको क्या कह रहे हैं। अब मैं आगे बात करूंगा नेक्स्ट। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा, 4f सीरीज, 5f सीरीज, इनर ट्रांजिशन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक। अब हम नेक्स्ट जो ले रहे हैं वो आगे हम बात करेंगे कि F-block एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज हमने कल D-block एलिमेंट्स पढ़े थे, तो D-block एलिमेंट्स के बारे में एक बार आप देख लीजिए। D-block एलिमेंट्स के अंदर क्या पढ़ा था? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, ये पढ़ा था। ठीक है, 3D, 4D, 5D। अब 3D के अंदर कहां से कहां तक था? स्कैंडियम टू जिंक। पढ़ लियो हो, बताते जाओ, साथ साथ में कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ। 3D में स्कैंडियम टू जिंक, 4D में इट्रियम टू कैडमियम, 5D के अंदर आया था लेंथेनम, लेंथेनम के बाद हर्फेनियम, हर्फेनियम के बाद मरकरी। यहां पर आपके पास आया था एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम के बाद यूयूडी। बराबर है, ये सीक्वेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन मेरा यहां पर राइज करेगा कि F-block एलिमेंट्स कौन से पीरियड तो बता दिया मैंने 6 और 7 पीरियड, लेकिन कौन से ग्रुप से बिलोंग करेंगे? क्वेश्चन नोट करें, आप आंसर बताएं तुरंत कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है मेरा, F-block एलिमेंट्स कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? F-block एलिमेंट्स का अगर ग्रुप नंबर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? तो लिखे कमेंट सेक्शन में आंसर इसका पता हो तो। 3D, 4D, 5D और 6D। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, जिंक का 30, फिर इसका आया था 39, तो इसका आया था 48, तो इसका आया था 57। निकाला था 57 से 58 से लेकर 71, ये 14 एलिमेंट्स यहां से हमने निकाल लिए।
जिनको हम कहेंगे 4F सीरीज। क्या कहेंगे? मतलब ध्यान से देखना, कौन से पीरियड से निकला ये। देखो पीरियड नंबर अगर मैं डालूं +1 कर दो इसमें 4, 5, 6 और 7 आ गया 6 पीरियड। पहले कहा था ना मैंने 6 पीरियड में मिलेगा आपको एफ ब्लॉक, तो आया 6 पीरियड। 6 पीरियड तो इसका देख लो n-1 भी आ रहा है और ये कितना आया n-2f। तो 4F सीरीज आपको कहां मिलेगी? 6th पीरियड में लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स को निकाल दिया गया जिनको नाम दिया गया लेंथेनाइड्स। क्या नाम दिया गया? लेंथेनाइड्स। ध्यान रखें, सिंस दे आर कम्स आफ्टर लेंथेनम दे आर नोन एज लेंथेनाइड्स। क्या नाम दिया गया? लेंथेनाइड्स। फिर इसका है आपके पास 89, तो यहां पर 90 से 103 फिर निकालिए 7th पीरियड के अंदर जिनको नाम दिया गया 5F सीरीज और इनको कहा गया एक्टिनाइड्स। क्या कहा गया? एक्टिनाइड्स। अब सुनना, ध्यान से समझना मेरी बात कि लेंथेनाइड्स की पता पड़ गई, एक्टिनाइड्स की बात पता पड़ गई, पीरियड की बात पता पड़ गई। एक पॉइंट मैंने कहा तो मैं आगे समझाऊंगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, देखो इनको कहां से लिया आपने? लेंथेनम क्या है आपका? डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेंथेनम के बाद इनको लिया और उसके बाद ये आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में से लिया। एक्टिनियम के बाद एक्टिनाइड्स है और एक्टिनियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, फिर रदरफोर्डियम है, इसके बीच में से इसको लिया। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को मैंने क्या बताया था नाम? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहा था? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और आप देखिए ए ब्लॉक को हमने कहां से एक्सट्रैक्ट किया? तो आपने इनको लिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से। कहां से लिया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब हम कह सकते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सो दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और भी रीजंस हैं, एक बार ये याद रखें कि पहला क्या कि सिंस दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको कहां से निकाला आपने? ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से निकाला, सो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पहली बात क्लियर हुई। अब देखिए, अब अगर आगे हम इनकी डिटेल की बात करें तो इतना तो पता पड़ा होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दूसरा देखो कि सबसे पहली चीज आपको क्या पता पड़ी? पीरियड नंबर। क्या पता पड़ी? पीरियड नंबर। और फिर क्या पता पड़ी? सीरीज, नेम और एलिमेंट्स। आपको सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन किसमें मिले? 6th पीरियड में। कौन सी सीरीज मिली? 4F सीरीज। लेंथेनम के बाद आ रहे थे, नाम क्या दे दिया? लेंथेनाइड्स। क्या नाम दे दिया? लेंथेनाइड्स। फिर क्या मिला? 7th पीरियड। क्या कहा? 5F सीरीज। एक्टिनियम के बाद आ रहे थे, क्या नाम दे दिया? एक्टिनाइड्स। 57th लेंथेनम था, तो 58 से लेकर 71, 58 से 71 और यहां पर 89 एक्टिनाइड्स का था, तो 90 से लेकर 103, 90 से लेकर 103। अब यहां पर 58 पे कौन था? सीरियम। याद रखना 58 कौन आता है? सीरियम। ठीक है। और यहां पर आएगा ल्यूटेशियम। क्या आएगा? ल्यूटेशियम। यहां पर सीरियम और यहां पर ल्यूटेशियम। यहां पर क्या आएगा? थोरियम। यहां पर क्या आएगा? थोरियम। थोरियम से लेकर यहां पर आगे 103 पर आपको नेक्स्ट मिल जाएगा एलिमेंट। तो सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम, थोरियम से लेकर UNT। ठीक है। तो 6th पीरियड, 7th पीरियड, 4F सीरीज, 5F सीरीज, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड्स, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से एक्सट्रैक्ट करने के कारण इनको हमने कहा था दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? फर्स्ट इनर ट्रांजिशन
सीरीज क्या कहलाएगी? फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। ये आपकी क्या कहलाएगी? सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। ये आपकी फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, ये आपकी सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, ये टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। कितने एलिमेंट्स हो गए टोटल? 14 एलिमेंट्स। ये कितने हुए? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। ये भी कितने हो गए? 14 एलिमेंट्स। कितने हो गए? 14 एलिमेंट्स। टोटल एप्लॉग एलिमेंट्स कितने हो गए? 28 एलिमेंट्स। टोटल एप्लॉग एलिमेंट्स कितने हैं? 28 एलिमेंट्स। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ड्रॉबैक है। क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ड्रॉबैक? आपने देखा हो तो लेंथेनाइड, एक्टिनाइड्स आपको कहां मिलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे की ओर मिलते हैं, टेबल से बाहर मिलते हैं। तो ये ड्रॉबैक बताते हैं अपन कि द पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स इज नॉट स्पेसिफाइड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसलिए इसको हम ड्रॉबैक्स भी कहते हैं। जनरली लेंथेनाइड्स आर व्हाइट सिल्वरी मेटल्स, एक जैसे दिखते हैं। लेंथेनाइड्स आपको कैसे मिलेंगे? व्हाइट सिल्वरी कलर। दूसरा एक्टिनाइड्स को हम कहेंगे रेडियो एक्टिव। किसे कहेंगे? रेडियो एक्टिव मेटल। जनरली लेंथेनाइड्स आर व्हाइट सिल्वरी मेटल्स while actinides are radioactive metals। अब अपन इंडिविजुअल पहले लेंथेनाइड्स के बारे में बात करेंगे, फिर मैं एक्टिनाइड्स के बारे में बात करूंगा। पहले हम बात करेंगे लेंथेनाइड्स के बारे में, अब फिर हम बात करेंगे एक्टिनाइड्स के बारे में। आइए हम शुरुआत करते हैं लेंथेनाइड्स के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेंथेनाइड्स के। पहले हम पढ़ेंगे लेंथेनाइड्स। ठीक है, तो पहली बात लेंथेनाइड्स हम कहेंगे किसे? तो इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा था? तो लेंथेनाइड्स का था, तो हम लिखेंगे द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, कहां जाना चाहिए? 4f सबशेल। किसमें जाना चाहिए? 4f सबशेल। द एलिमेंट्स in which last electron enters in 4f subshell are known as lanthanides। are known as lanthanides। मतलब लैंथेनाइड्स में जो 14 एलिमेंट्स हैं वो सब के सब लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा। फर्स्ट थिंग। अच्छा, ये 14 एलिमेंट्स ही क्यों आएगी? किस किस को पता पड़ेगी? क्या हम बार बार 14 ही क्यों कर रहे हैं? तो सीधी सी बात है, एफ ब्लॉक में कैपेसिटी होती है 14 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 14 एलिमेंट्स तक ही तो एफ में जाएगा, फिर तो जाएगा ही नहीं एफ में। आ रही है बात समझ में? तो ये ध्यान रखना है। द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4f सबशेल आर नोन एज लेंथेनाइड्स। अब आगे की हम बात कर रहे हैं अगर, तो लेंथेनाइड्स 4f में जा रहा था, इसलिए इनको क्या कहा गया? 4f सीरीज। क्या कहा गया? 4f सीरीज। और क्या कहा गया इनको? फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। क्या कहा गया? फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। और क्या कहा गया? तो इनको कहा गया लेंथेनाइड सीरीज। क्या कहा गया? लेंथेनाइड सीरीज। ठीक है, पीरियड नंबर क्या था इनका? इनका पीरियड नंबर था 6। क्वेश्चन मेरा पूछा हुआ एक और, एक ग्रुप नंबर मैंने आपको पूछ रखा है, पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। पीरियड नंबर आ गया इसका 6। 14 एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम। 14 एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स। ठीक है, लेंथेनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? लेंथेनाइड्स। एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक? 58 सीरियम से लेकर 71 ल्यूटेशियम।
71 ल्यूटेशियम। और उसमें जो 103 था वो लोरेंशियम है, मुझे याद आया, मैं मिस कर रहा था। 58 सीरियम से लेकर 71 ल्यूटेशियम तक 14 एलिमेंट्स जो आएंगे उनको हम कहेंगे हैप्लोक एलिमेंट्स। तो ये जनरल बात होगी लैंथेनाइड्स की। क्या? तो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4m में जाए 4f सीरीज कहलाएगा, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे, लैंथेनाइड सीरीज कहेंगे। ये पीरियड नंबर 6 से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। लैंथेनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट 58 से लेकर 71, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक। अब हम बनाएंगे इनकी डिटेल्स, क्योंकि अब हमको लिखना है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या लिखना है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पहले मैं बताऊंगा कि कौन कौन से 14 एलिमेंट इसके अंदर हैं, उनके नाम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कन्फिग्रेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। तो अब हम बात करेंगे लैंथेनाइड्स में आने वाले 14 एलिमेंट्स की। तो 57 मैंने लिखा है, बट याद रहे इट इज नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये आपका किस में था? डी ब्लॉक में था। इसके बाद आने वाले 58 से लेकर 71, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, ये 14 एलिमेंट्स जो है वो आपके हैं लैंथेनाइड एलिमेंट्स। तो ध्यान रखें 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 लैंथेनम, सीरियम, इस तरीके से आपका ल्यूटेशियम तक 14 एलिमेंट्स। अब इनको आप याद कैसे रखेंगे? देखो इसमें एलिमेंट के नाम नहीं याद हो, घबराने की जरूरत नहीं है, सिंबल याद होने चाहिए, और वो भी नहीं याद हो तो चलेगा। लैंथेनाइड की सीरीज आपको याद नहीं हो तो चलेगा। यहां से रेयरेस्ट केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके से टेंशन नहीं ले कि ये याद करना ही पड़ेगा। नहीं हो याद तो चलेगा, लेकिन फिर भी इसकी ट्रिक पता होनी चाहिए। यहां पर एलए का मतलब लाहौर के, एलए से लाहौर लैंथेनम, इसलिए यहां पर एलए को लिया है ट्रिक बनाने के लिए। लाहौर के। पीआर से अपन लेंगे प्रीति, एनडी से हम लेंगे नंदा, पीएम से हम लेंगे प्रेमा। लाहौर के प्रीति, नंदा, प्रेमा। एसएम से हम लेंगे सीमा। ये सब कुछ नाम हैं जो लाहौर के निवासी हैं। लाहौर के प्रीति, नंदा, प्रेमा, सीमा कहां गए? ये गए यूरोप। ईयू का मतलब यूरोप गए। ठीक है, लाहौर के प्रीति, नंदा, प्रेमा, सीमा यूरोप गए। फिर यहां पर आ जाएगा तब। तब एक साथ ले लो, उन्हें। तब तो टीवी के लिए है, उन्हें ट्रिक बनाने के लिए हम उन्हें की जरूरत ले रहे हैं। लाहौर के प्रीति, नंदा, प्रेमा, सीमा यूरोप गए, तब उन्हें क्या हो गया? डायरिया। डीवाई का मतलब डायरिया हो गया। ये गया भी ट्रिक के लिए दिया मैंने। ठीक है, तो देखें लाहौर के प्रीति, नंदा, प्रेमा, सीमा यूरोप गए। गैडोलिनियम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बात करूंगा। गैडोलिनियम यूरोप गए, तब उन्हें डायरिया हो गया। क्या हो गया? डायरिया हो गया। ठीक है, फिर क्या कहेंगे? अरे टमाटर येलो ब्लू। ईआर का मतलब क्या आएगा? अरे। पीएम का मतलब टमाटर। यहां पर टमाटर लाल नहीं है, टमाटर लाल नहीं है, अलग प्रकार के टमाटर हैं, यूरोप के टमाटर हैं। तो आपको मानना है येलो ब्लू। ठीक है, देखो येलो वाई का आ जाएगा, ये येलो। अरे टमाटर येलो, और ये येलो के बाद बी एल यू, तो एल यू के लिए आ जाएगा ब्लू। मैं ब्लू को एल यू लिख देता हूं ताकि ये एल यू का आ जाए, और ये येलो का वाई बी लिख देता हूं ताकि ये ल्यू ल्यूटेशियम के लिए। तो ये आपकी ट्रिक बन गई। लाहौर के प्रीति, नंदा, प्रेमा, सीमा यूरोप गए, तब साहब उन्हें क्या हो गया? डायरिया हो गया। और एक टमाटर येलो ब्लू, ये इनकी ट्रिक। अब मैं बताऊंगा इनका हमको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या लिखना है साहब? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? तो पता होना चाहिए कि हम 57 का लिखते हैं। पहले किसका लिखते हैं? 57। तो मैं एक बार जनरल लिख के बता रहा हूं पूरा। क्या लिखेंगे? 1s2, फिर क्या आएगा?
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 3d10 बाद में आएगा, पहले आएगा 4s2, 3d10, कितने हो गए 4, 6, 10, 12, 6, 18, 20 एंड 30। अभी जो 27 इलेक्ट्रॉन्स और भरने हैं तो क्या आएगा, 5s2 के बाद 5p6, ठीक है, 5p6 के बाद क्या आएगा, 4p6 के बाद 5s2, 5s2 के बाद क्या आएगा 4d10, क्या आएगा 4d10, 2, 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18, 20, 30, 36, 38 एंड 48, कितना हुआ 48। 4d के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 5p6, किसमें गया 5p6, ध्यान रहे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 5s2 के बाद 4d10, 4d10 के बाद 5p6, 5p6 के बाद पहले किसमें भरा जाएगा 6s2 में, किसमें भरा जाएगा 6s2, और साथ में क्या आ जाएगा 6s के बाद क्या आएगा 5d, तो गिनो अब 1, 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18, 20, 30, 36, 38, 48 एंड 6, 54, 54 एंड 2, 56, और ये एक 57। देखा लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है डी में, इसलिए मैंने कहा था लेंथेनम इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये किसका एग्जांपल है डी ब्लॉक एलिमेंट का। और आप देखिए यहां पर, यहां तक कितने एलिमेंट हो रहे हैं 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48 एंड 6, 54। 54 पर कौन सी गैस आती है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है 2, फिर 10, 18, 36, 54 और 86। 54 पे कौन सी आई जेनॉन, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं जेनॉन लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं बताइए मुझे, कैन आई राइट जेनॉन और नॉट, ऑब्वियसली आई कैन राइट जेनॉन। मैंने लिख दिया जेनॉन और फिर लिखा 6s2 5d1, 6s2 5d1। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अब मैं आपको बता दूं यहां पर 6s2 4f0 और 5d1 आता है, 4f0 5d1, कारण कि जब आपका ये 5p पूरी तरीके से भर गया, 5p पूरी तरीके से भर गया तो 5 का तो क्या बचा 5d, देखो 4 में 4s 4p 4d तीनों हो गए, इसका 4f बचा और नए 6 का 6s बचा। तो अब इन तीनों में हमको देखना है एक तो अबव प्रिंसिपल और एक हमको देखना है कौन सा n+l रूल। मैं लिख देता हूं तीनों को 5d, एक है हमारा 4f, एक है हमारा 6s। 6p आप पूरा भर चुके हो, सॉरी 4p आप पूरा भर चुके, 5p पूरा भर चुके हो, 5p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा पहले इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए आपको इनके लिए अबव प्रिंसिपल देखना है और n+l रूल देखना है। तो अबव प्रिंसिपल तो ये कहता है कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़िए, और n+l रूल में ये बताता है कि एनर्जी किसकी ज्यादा है। तो n की वैल्यू यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 4 है, यहाँ पर 6, प्लस l की वैल्यू f = 0, p = 1, d = 2, f = 3। Am I right? d की वैल्यू कितनी आ गया 2, f का वैल्यू कितना आ गया 3, s का वैल्यू कितना आ गया 0, तो 5d का वैल्यू आ गया 7, 4f का वैल्यू आ गया 7, 6s का वैल्यू आ गया 6। मतलब ये कि पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा, बताइए मुझे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा। तो पहले भरा जाएगा, मैं लिख देता हूं, पहले भरेंगे हम 6s में। फिर मुझे बताइए अगर एनर्जी सिमिलर आती है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं पहले उसमें भरते हैं जिसमें n की वैल्यू कम हो, तो किसमें भरेंगे 4f में भरेंगे, किसमें भरेंगे 4f में भरेंगे, और फिर अगर बचता है तो किसमें भरते हैं 5d में भरते हैं। मतलब ये आपका ऑर्डर होगा, क्या होगा ऑर्डर आपका, ये होगा आपका ऑर्डर। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं।
तो अब मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरना सिखाऊंगा, लेकिन हमने यहाँ पर तो क्या किया, पहले डी में भरा, एफ में नहीं भरा। तो अब क्या होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट एनर्जी सिमिलर थी, ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे गया, अब इसकी एनर्जी बढ़ गई, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया और इसकी एनर्जी बढ़ गई, और इसकी एनर्जी बढ़ने की वजह से आने वाला नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा, 4f में। तो 58 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 6s। अब मैं थोड़ा सा इसको इसे लिखता हूं, 4f1 5d1 6s2। तो गिनो, xenon के 54, 55, 56 एंड 258 हो गए 58 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका आ गया, एक तो लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आ गया सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ऐसे हम आगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्रम याद रखना है, पहले 6s में भरेंगे, फिर 4f में भरेंगे और फिर 5d में भरेंगे। अब देखना, यहां पर आपके दिमाग में क्वेरी अगर ये आ रही हो कि सर 5d1 के बाद 4f1 क्यों भरा, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पहले जा चुका है, फिर यहाँ जा रहा है, यूं समझे तो भी, एग्जस्ट वाले समझे तो भी। सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, xenon 4f1 5d1 6s2। अब देखो, अब आपको किसका भरना है, तो 59 का, टोटल 59 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो आपके ये तो चले गए 54, कितने चले गए xenon 54, कितने गए 54, कितने नए भरने, 5। पहले किस में भरोगे, 6s में, 6s2। तो 54 एंड 2 कितने हो गए, 56। फिर किस में भरोगे, इसमें, तो कितने भरोगे, 4f3। कैपेसिटी 14 की है ना, भर सकते हो अब तो आप, 14 की कैपेसिटी है तो 4f3। और यहां पर 5d क्या हो जाएगा, 0, जा ही नहीं रहा है ना 5d में तो इलेक्ट्रॉन। तो गिन लो, 54 एंड 3, 57 एंड 2 59। ऐसे ऐसे अब 60 का भरना है आपको। तो xenon 4f4 5d0 6s2 हो गया ना, 54 एंड 4 58 एंड 2 60। अब इसका भरिए 61 का, xenon 4f5 5d1 6s2 5d0 सॉरी 5d0। फिर 62 का भरना है, xenon 4f6 5d0 6s2। गिन लो, 62 हो रहा है, 54 एंड 60 एंड 62। फिर यूरोपियन EU 63 xenon 4f7 5d0 6s। तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देखो हाफ फील्ड हुआ, xenon हाफ फील्ड हुआ ना, नहीं हुआ। अब यहां पर आप ये सोच रहे हो कि सर इसमें भी हम वो कंसेप्ट लगाए कि 6s का एक इलेक्ट्रॉन ले लें और इसको हम हाफ फील्ड बना दें दोनों को, ये 4f7 हो जाएगा और ये सर 6s1 हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हो, ये अल्टीमेट शेल है, ये प्री पेनल्टीमेट शेल है और उसके बीच में एक और शेल आ रहा है। आप ऐसा कैसे करेंगे, उसमें हम कर रहे थे, क्योंकि देखो उसमें तो क्या था, क्योंकि दोनों नियर बाय शेल थे। यहां पर एक प्री पेनल्टीमेट शेल है, एक अल्टीमेट शेल है। तो यहां पर आप क्या करोगे, गैडोलिनियम, मैंने कहा था इसके बारे में बताऊंगा, ये स्पेशल केस है। क्या होगा, पहले आपने भर दिए कितने, xenon 54, फिर कितने आएंगे, 2 यहां पर चले गए 56, बचे कितने 8। तो ये आपने भर दिए 4f8 5d0, ये भरा। बट अब यहां पर देखिए, आप इसको स्टेबल बना सकते हो, आप इसको स्टेबल बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, तो आपने ये सोचा कि मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता, पर ये तो मेरे पास ही है, 5d तो आपके नियर बाय है ना। तो आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, किसको दिया, 5d। आपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया 5d को। तो अब गिनिए, 54 56 57 एंड 764 गैडोलिनियम। तो इसका याद रखेंगे आप, मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए इसमें हमने थोड़ा चेंज किया। फिर वापस अब तो आगे बढ़ते जाओ, 65 के लिए xenon, फिर 2 यहां पर भरे 56 तो 65 पे कितने कम पड़ रहे हैं, 9। कितने कम पड़ रहे हैं, 9। फिर सुनना, 54 और 256 और 9 कम पड़ रहे हैं, तो 4f9 वरना ऑर्डर के चलने में 8 मत कर देना, यहां
8 नहीं करोगे, 54 and 9 63 and 2 65। अब इसका 66 का करिए, Xenon 4F10 5D0 6S2। तो 54 and 10 64 and 2 66। अब 67 का करिए आप, Xenon 4F11 5D0 6S2। अब 68 का करिए, Xenon 4F12 5D0 6S2। अब TM का करिए 69, Xenon 4F13 5D0 6S2। अब करिए Y का 70 का मैं यहां लिख देता हूं, Xenon क्या आएगा 4F14 5D0 6S2। अब यहां पर वो दिमाग नहीं दौड़ना है कौन सा कि सर एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, इससे नहीं ले सकता, क्योंकि ये इनर शेल है और ये आउटर शेल है, दोनों में इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन संभव नहीं है। अब ये तो किसका हो गया 70 का। अब देखिए 71 वापस स्पेशल केस ल्यूटेशियम क्या होगा, तो कितने भरने हैं आपको साहब, तो भरने टोटल 71 इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया Xenon 4F14, ऐसे तो भरने थे 15, पर कैसे भरोगे 15 तो भर सकते हो क्या, नहीं भर सकते, 15 तो कैपेसिटी नहीं है। तो ये 4F14 पर ये एक इसको दे सकता है, इसके पास ये पास में ही है 6S2 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 14 पूरी होगी, आप 72 वाला जो होगा वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वापस किस में जाएगा, डी में जाएगा, वापस किस में जाएगा, डी में। तो वो आपका क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये कहलाएगा आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट। कहां तक, 71 तक। तो ये आपकी 4F सीरीज 57 से लेकर 71 सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, आप चेक कर लें। नोट्स में कुछ करेक्शंस हैं, नोट्स में थोड़ी सी मिस्टेक की है बच्चों ने, तो आप लोग ध्यान रखें, यहां से आप करेक्शन करें, यहां से सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे। आप खुद कोशिश करके बना सकते हो घर पे। अगर आपने को मैंने जो बताया है वो समझ में आ चुका है, तो आप खुद घर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करेंगे। ये ध्यान दें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश खुद करें, बनाए, क्या मिस्टेक हो रही है वो देखें और उसको सुधारें। अब अगला, अब आपको कोई ये पूछे व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, ध्यान से सुने। आपको किसी ने पूछा कि लैंथेनाइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉमन क्या मिल रहा है सब में, लास्ट पे क्या मिला कॉमन, Xenon। क्या मिला कॉमन, Xenon। और आउटर मोस्ट शेल सब में क्या मिल रहा है, 6S2 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 6S2, सब में देखो 6 6 ही है ना, तो क्या आ गया लास्ट में 6S2। 6 तो पूरा भरा हुआ था, तो ये जो कॉमन आ रहा है वो लिखते जाओ, Xenon कॉमन, 6S2 कॉमन। अब देखो 4F चेंज होता रहा, कहां से कहां तक हुआ, तो वो लिख दो 4F 1 to 14। 4F क्या आया, 1 to 14 आया ना, 4F 1 to 14। और 5D में क्या क्या मिला आपको, तो 5D01, कई बार 0 मिला और कहीं की जगह 1 मिला, यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ 1, बाकी सब जगह 0। तो ये आ गया लैंथेनाइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। क्या बना, Xenon 4F 1 to 14 5D01 6S2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा लैंथेनाइड्स का जनरल। देखो मैंने अभी तक आपको एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया है, बताया क्या अब तक, मैंने वहां पर भी आपको कैसे किया था, पहले 3D का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, फिर 4D 5D 6D, फिर उन चारों में से जो कॉमन आ रहा था वहां से हमने बनाया डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एफ ब्लॉक का मैंने आपको बताया है, उसमें लैंथेनाइड का बता दिया, मैं आपको एक्टिनाइड्स का भी बताऊंगा। फिर आपको क्या करना है, दोनों को मिलाकर एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ये लैंथेनाइड का है, ये किसका है, सिर्फ लैंथेनाइड 4F सीरीज का है। ऐसे में से 5F सीरीज का बनेगा और आपको उन दोनों को मिलाकर लिखना है किसमें, एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप कमेंट सेक्शन में एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर लिखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बात होगी लैंथेनाइड, कौन कौन से एलिमेंट्स है लैंथेनाइड्स के अंदर, कौन कौन से एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा।
लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरल क्या बता था वो लिखा। अब आगे कुछ जनरल प्रॉपर्टीज आप लोग की पढ़ेंगे आगे लैंथेनाइड्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स। तो सबसे पहली चीज यहां पर बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन आया हुआ है। पहले बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था विच इज द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करते हैं? तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय लैंथेनाइड्स इज +3। कौन सी शो करते हैं? ध्यान रहे, लैंथेनाइड जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो है +3। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय लैंथेनाइड्स इज +3। दूसरा ये कौन सी शो करते हैं? तो इस +3 के अलावा +2 एंड +4 शो करते हैं। कौन सी शो करते हैं? +3 के अलावा लैंथेनाइड्स जो है वो +2 एंड +4 शो करते हैं। देखो आउटर मोस्ट शेल इनका कौन सा था, अभी अपने बात करी थी। तो एक तो थी 4F, 6D और 5D और 6S, जिसमें से 6S इनका पूरा भरा हुआ था। 6S इनका पूरा भरा हुआ था और 5D 0-1 और 4F 1-2 14। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगी? जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देगा। यहां से जब दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। अगर यहां अंदर 1 है, +2 और +1 निकालेगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। और यहां से कुछ निकालेगा तो भी जनरली इनकी +3 में ही रहते हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी है जो सारे लैंथेनाइड शो करते हैं, बाकी +2 +4 कुछ ही शो करते हैं। ध्यान रखें, सारे लैंथेनाइड्स जो शो करते हैं +3, इसलिए इसको मैंने कहा है जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स इज +3। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए याद भी रहना चाहिए आपको कि लैंथेनाइड जनरल कौन सी शो करते हैं? +3, और उसके अलावा कौन सी कर सकते हैं? तो +2 एंड +4। अब मैंने यहां पर कुछ चीजें नोट कर रखी है, ये भी आपके लिए खास है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, कंपटीशन एग्जाम में भी आया और बोर्ड एग्जाम में भी आया है। राइट एन एग्जांपल ऑफ लैंथेनाइड विच शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको सीधा पूछ लिया +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइड में कौन शो करता है? एग्जांपल बताइए। +2 कौन शो करता है? बताइए। अब देखो ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं सीरियम की। किसकी बात कर रहा हूं? सीरियम। क्या था उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ज़ेनॉन 4F1 5D1 और क्या आ गया? 6S2। यही था सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 58, 54, 55, 56 एंड 258। क्या होगा? जैसे ही कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। देखो 4 +4 में आने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं +4 में आने के लिए। मैं ये कह रहा हूं Ce+4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। कब करेगा? तो जब वो बन जाएगा Ce+4। और अगर मैं कहूं कि ये Ce+4 बनेगा तो क्या होगा? 2 ये, 1 ये और 1 ये, चारों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया Xe4F0। और हमको पता होना चाहिए F0 इज मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए सीरियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है स्टेबल होने के लिए, क्योंकि ये Ce+4 में स्टेबल है। अगला अपन बात करते हैं टीबी का एटॉमिक नंबर है 65। तो ज़ेनॉन 54, 6S2 56। कहां तक जाना है आपको? 65 तक। 56 हो गया तो 9 भर दीजिए आप। 4F9 5D0। तो कितना हो गया? 57, 54 एंड 9 63 एंड 265। अब इसको +4 में आना है। मैं ये कह रहा हूं टीबी को आना है TB+4। इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? Xe। तो 2 तो ये आउटर मोस्ट शेल के निकालेगा, 6S के गया, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और 2 यहां से निकालेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? 4F7। तो ये भी क्या हो गया? हाफ फील्ड। और हमको पता है हाफ फील्ड भी कैसा है? स्टेबल। तो इसलिए ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो इस तरीके से सीरियम और टीबी
ये दोनों क्या करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये याद रखना है, दो एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। ये दो एग्जांपल ऐसे हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। आपको इनका एटॉमिक नंबर और इनका सिंबल याद होना चाहिए। सीरियम और Tb दो है। अब अपन बात करते हैं कि नीचे वाले दोनों कौन सी शो करते हैं, +2 शो करते हैं। कौन सी शो करते हैं, +2। तो अब मैं आपको बता देता हूं, नीचे वाले दोनों +2 शो कर रहे हैं, वो कैसे +2 करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कौन सा है आपका EU। कितना है एटॉमिक नंबर, 63। तो xenon कितने गए, 54 एंड 6s2 56। कितने बचे, 7। तो ये कितना आ गया, 4f7। 5d0 4f7 यही आ रहा है ना इसका। तो अब ये बताइए, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो यही निकालेगा। तो ये निकालती, ये क्या बन गया, EU+2 xenon 4f7 हो गया स्टेबल हाफ फील्ड। इसलिए ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कौन, EU। एटॉमिक नंबर 63, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल हो रहा है, इसलिए EU+2 इज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे नहीं से आप YB का चेक करिए, खुद चेक करिए YB का, फिर यहां से मैच करिए। मैंने बता दिया है YB का, खुद चेक करो। YB का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखिए आप। xenon एटॉमिक नंबर है इसका 70, तो xenon 54 एंड 2 कितना हुआ, 56। तो कितने बढ़ने हैं आपको, और 14 बढ़ने। कितने बढ़ने, 4f14। कितने भरे आपने, 4f14। अगर ये भी दो निकालेगा तो आपके पास क्या आ गया, YB+2 इज इक्वल टू xenon 4f14। फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, स्टेबल हो गया, इसलिए ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो ये दो ऐसे हैं जो +4 शो करते हैं, ये दो ऐसे हैं जो +2 शो करते हैं। अगला देखिए, मैंने आपको कहा था कि लैंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम, ये तीन ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ +3 शो करते हैं। कारण कि +3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। गैडोलिनियम में आपने क्या किया था, 4f7 5d1 6s2। तो 4f7 था तो 5d का एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, 6s के दो इलेक्ट्रॉन निकालिए, 3 निकालते ही गैडोलिनियम स्टेबल हो गया, ल्यूटेशियम भी स्टेबल हो जाता है, लैंथेनम भी स्टेबल हो जाता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करते हैं, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ +3 शो करेंगे। ये +4 +2 और जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या है, +3। ये +3 भी शो कर सकते हैं। जनरल तो +3 है ही, लेकिन उसके अलावा +4 ये दोनों शो करते हैं, +2 ये दोनों शो करते हैं। तो ये कुछ एक ऑक्सीडेशन स्टेट से रिगार्डिंग कुछ एक बातें थी, आपको याद रखनी है, आपके सिलेबस में भी है। आप वहां से देखें, टेक्स्ट बुक से पढ़िए। मैंने पहले ही कहा है, वीडियो देखने के बाद जितना वीडियो में बताया गया है उतना कंटेंट आप टेक्स्ट बुक से रीड करिए, और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उतना कंटेंट आप एडवांस में पढ़कर रखिए, ताकि थोड़ा सा आप टॉपिक के साथ फेमिलियर हो जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक का यूज लेना नहीं भूलें, कारण कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन राजस्थान अजमेर के लिए आपकी टेक्स्ट बुक ही आपकी सबसे बड़ी गाइड है, आपकी टेक्स्ट बुक ही आपका सबसे बड़ा टीचर है। तो आप टेक्स्ट बुक पर फेथ कीजिए और टेक्स्ट बुक की ज्यादा से ज्यादा मदद लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इनकी केमिकल रिएक्टिविटी के आधार पर। अगला टॉपिक है इनका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड्स। अगला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड्स। अगला टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स। मैंने सारी केमिकल प्रॉपर्टी एक बार लिख दी है, अब हमें खाली इसको समझना है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता चुका हूं कि लैंथेनाइड्स क्या करते हैं, तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मतलब क्या, लैंथेनाइड्स फॉर्म्स Ln+3 आयन बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मैंने देखो, Ln इज नॉट एन एलिमेंट, पहली बात ये क्लियर करना, Ln एलिमेंट नहीं है। पूरे लैंथेनाइड ग्रुप के लिए, पूरे लैंथेनाइड ग्रुप के लिए मैंने एक वर्ड ले लिया है Ln, ये सिंबल ले लिया है। Ln का मतलब सारे लैंथेनाइड आ गए। तो क्या हुआ, Ln ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो बन गया Ln+3 बना। ये देखो, ये L क्या बन गया, Ln+3। Ln 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके बना रहा है क्या, Ln+3 आयन। अब अगर देखो आप, तो Ln की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या होगी, 0 फ्री स्टेट में, यहां क्या होगी, +3। ध्यान से देखना, यहां थी 0, यहां क्या थी, +3। तो 0 से +3 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है, 0 से +3 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन।
तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेड्यूसिंग एजेंट। तो Ln हैज रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी। Ln की क्या प्रॉपर्टी होती है, रेड्यूस होने की प्रॉपर्टी। मतलब ये Ln चेंजेस टू Ln+3 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो खुद क्या कहलाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट, तो Ln 0 से +3 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो Ln का हुआ ऑक्सीडेशन, बट वो क्या कहलाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट। और आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को भी क्या कहते हैं, रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन। और उसके लिए भी वो क्या कहलाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट। मतलब जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट। तो मतलब हम कह सकते हैं अगली प्रॉपर्टी केमिकल लैंथेनाइड्स हैव रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी। पहला बात बताया कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके Ln+3 आयन बनाते हैं, ये बना दिया। Ln+3 आयन बनाने के कारण उनको क्या कहते हैं, दे हैविंग रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है। तीसरी बात कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी के कारण, सिंस दे आर डोनेटिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, दे लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, they are in electropositive in nature. We can say that lanthanides donates or lose 3 electrons and converted into Ln+3 ion. Due to their this nature they are known as electropositive. उनके इस टेंडेंसी के कारण इनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अगली अपन बात करेंगे कि लैंथेनाइड की रिएक्शन वाटर के साथ करानी है। लैंथेनाइड की रिएक्शन किसके साथ करानी है, वाटर के साथ। तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड, और साथ में रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। मतलब अगली प्रॉपर्टी, लैंथेनाइड का रिएक्शन इनके साथ कराने पर क्या बनाते हैं, ये लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड। और ये हाइड्रोक्साइड में शायद +3 आयन आएगा। क्यों, क्योंकि Ln+3 OH-1 क्रिस क्रॉस से ये बन जाएगा LnOH होल थ्राइस, जिसकी वजह से आपके पास यहां पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, 3 × 6 और 6 12 और ये 8। ठीक, इस तरीके से ये आपके पास LnOH होल थ्राइस बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ये तो रिएक्शन विथ वाटर आपको मैं पहले समझा चुका हूं। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हाइड्राइड, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन ऑक्साइड, रिएक्शन विथ हेलोजन हैलाइड, रिएक्शन विथ वाटर हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन नाइट्राइड। ये कुछ एक बातें फिक्स है, आपको पता होनी चाहिए। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, ऑक्साइड। और ऑक्साइड कैसे बनेगा, Ln के ऊपर +3 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -3 -2 +3 -2 क्रिस क्रॉस Ln2O3 बन गया Ln2O3। तो इस तरीके से लैंथेनाइड्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराने पर ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, वो ऑक्साइड्स इस तरीके से बनते हैं। ठीक। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ क्या बनते हैं, हाइड्राइड्स। क्या बनते हैं, हाइड्राइड्स। तो लैंथेनाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराने पर लैंथेनाइड्स 2 प्रकार के हाइड्राइड्स बनाते हैं। एक तो बनाते हैं ये Ln+H2 और ये बनाते हैं LnH3। जब Ln+2 चार्ज में होगा तो ये क्या बना देगा, LnH2। जब Ln+3 चार्ज में होगा तो ये क्या बना देगा, LnH3। इस कारण लैंथेनाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराने पर 2 तरीके के हाइड्राइड बनते हैं, LnH2 LnH3। अगला रिएक्शन विथ हेलोजन्स, रिएक्शन विथ हेलोजन। हेलोजन की रिएक्शन लैंथेनाइड के साथ कराने पर ये क्या बनाएंगे, हैलाइड्स। क्या बनाएंगे, हैलाइड्स। तो देखिए लैंथेनाइड के ऊपर क्या चार्ज आता है, +3, हैलाइड्स के ऊपर -1 +3 -1 क्रिस क्रॉस Lnx3। तो ये बन गया आपके पास Lnx3। तो लैंथेनाइड्स की रिएक्शन जब भी हम हेलोजन्स के साथ कराते हैं तो ये बनाते हैं हैलाइड्स। क्या बनाते हैं, हैलाइड्स। तो ये होगी। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी बची है कि जब भी हम इनकी रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ कराते हैं, नॉन मेटल्स लाइक कार्बन नाइट्रोजन सल्फर, तो क्या बनाते हैं, ये बाइनरी कंपाउंड। क्या बनाते हैं, बाइनरी कंपाउंड। उन्हीं के साथ जुड़कर रिएक्शन में बना देते हैं कंपाउंड। तो मैं ये एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि आपको Ln+3n नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन के ऊपर भी कौन सा चार्ज होता है, नाइट्रोजन 15 ग्रुप का एलिमेंट है, तो कौन सा चार्ज आएगा, -3 +3 -3
तो दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, LNN। तो ये बन गया आपके पास लैंथेनाइड्स नाइट्राइड्स। क्या बना? लैंथेनाइड नाइट्राइड। इनकी रिएक्शन इनके साथ कराने पर ये इसके साथ जुड़कर हायर टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रही है 1000 डिग्री सेल्सियस, ये आपस में जुड़कर बाइनरी कंपाउंड बना देते हैं। यहाँ लैंथेनाइड सल्फर के साथ जुड़ गया, यहाँ लैंथेनाइड कार्बन के साथ जुड़ गया, ये उन्हीं के साथ जुड़ जाते हैं और उनके साथ जुड़ने के बाद क्या करते हैं, ये बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आप इनकी अगली प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज जिसके अंदर हमने बात करी। तो टोटल हमने पहली बात करी थी ये +3 आयंस बनाते हैं 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। +3 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी के कारण ये रेड्यूसिंग नेचर के होते हैं, साथ ही इनका नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है। वाटर के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ ये 2 तरीके के हाइड्राइड बनाते हैं, हेलोजन के साथ हैलाइड तथा नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करके ये बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। ये हो गई लैंथेनाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी। अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लैंथेनाइड्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इसको पहले ही बता दिया आपको, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण बिफोर लास्ट ईयर यहां से एक पैराग्राफ आया था 3 मार्क्स का। बिफोर लास्ट ईयर भी पैराग्राफ आया था, बिफोर लास्ट ईयर भी पैराग्राफ आया था, लेकिन बिफोर लास्ट ईयर जो पैराग्राफ दिया था वो पूरा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का दे दिया था। पूरा पैराग्राफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का दिया था। बहुत सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन पूछने लायक बनती है, तो अपन यहाँ इसको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में हमें क्या चीज पढ़नी है? 3 चीजें पढ़नी है। पहला आपको पढ़ना है व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, पहली चीज तो। दूसरा आपको पढ़ना है कोज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कोज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। पहला लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, दूसरा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या है, कोज कारण, और थर्ड है इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड है इफेक्ट। और यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान से समझना। ये सीधा आता है व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, सीधा पूछता है। कोज को आपको इसके साथ जोड़ देना ताकि इफेक्टिव आंसर हो, लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कि होता क्या है, कारण क्या है। लेकिन ये तीसरा है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इफेक्ट्स क्या दिखते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इन 3 मुद्दों की बात करनी है। तो पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण मतलब क्या होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जुड़ा हुआ है टॉपिक एटॉमिक साइज से। किससे जुड़ा हुआ है? एटॉमिक साइज से, ठीक है। अब एटॉमिक साइज बात कर रहा हूं मैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बिलोंग्स करता है ये 3rd ग्रुप से और 6th पीरियड से। तो अब एग्जांपल लेते हैं, कहां से स्टार्ट होता है, ये लैंथेनम से स्टार्ट होता है। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना है बताइए? लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57, फिर सीरियम 58 से लेकर ये चलता है कहां तक, ल्यूटेशियम 71 तक। ल्यूटेशियम 71 तक, ठीक है। अब यहां तक ये चल रहा है और आपको ये याद रखना है कि क्या क्या चेंज आ रहे हैं, क्या क्या चेंज आ रहे हैं किसमें, एटॉमिक साइज में। तो आप किस तरफ चल रहे हो, एक्रॉस द पीरियड चल रहे हो, एम आई राइट और रॉन्ग? आप कैसे जा रहे हो, एक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? एक्रॉस द पीरियड जा रहे हो। एक्रॉस द पीरियड जाने में क्या होती है, एटॉमिक साइज बढ़ती है या घटती है? क्या होना चाहिए बताइए मुझे? एटॉमिक साइज एक्रॉस द पीरियड जाने पर बढ़ती है या घटती है? तो डाउन द पीरियड इंक्रीज करता है, एक्रॉस द पीरियड क्या होती है, घटती है। मतलब क्या कि आपकी ये सब 6th पीरियड में ही आ रहे हैं ना, कि नीचे आ रहा है 7th पीरियड में, 6th पीरियड में, मतलब यहां से जाने पर घटनी चाहिए। क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो अपन एक बार इसके सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं ताकि मैं इसको आपको अच्छे से समझा सकूं। इसकी ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, लाहौर के बेटी गंदा प्रेमा सीमा
जीरो प्लग उन्हें डायरिया को अरे टमाटर जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ये आपके पास टोटल 15 एलिमेंट्स है, जिसमें से ये लेंथेनम डी ब्लॉक है, बाकी ये 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइट्स है। मैं ये कह रहा हूं कि अक्रॉस द पीरियड अकॉर्डिंग टू ट्रेंड साइज में क्या आना चाहिए, कमी आनी चाहिए। साइज में क्या आनी चाहिए, कमी आनी चाहिए। तो आप और जनरली ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूं, ट्रेंड की ये कह रहा हूं कि जनरली डिक्रीमेंट जो होता है वो होता है 5 पिकोमीटर का। कितना होता है, एक आप मान लीजिए कि कितना हो रहा है ट्रेंड, 5 पिकोमीटर का डिक्रीमेंट होना चाहिए। तो मतलब ये कि अगर लेंथेनम की साइज है 100 पिकोमीटर, लेंथेनम का साइज कितना है 100 पिकोमीटर, ध्यान से समझना। जनरली डिक्रीमेंट कितना होना चाहिए 5 पिकोमीटर पर एलिमेंट। तो यहां से यहां आते ही कितना हो जाएगा, ये बताइए 90 पिकोमीटर, सॉरी 95। तो ये कितना हो जाएगा 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30। मतलब लेंथेनम का साइज 100 पिकोमीटर, तो ल्यूटेशियम का साइज होना चाहिए 30 पिकोमीटर अकॉर्डिंग टू साइज ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का अगर ट्रेंड माने तो इस तरीके से साइज का डिक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हो एटॉमिक साइज बता रहा है कम होना चाहिए, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब भी तो यही है, एटॉम का साइज कम होना। लेकिन होता क्या है कि यहां सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक देखो कितना चेंज देखा गया। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, एप्रोक्स कितना चेंज देखा गया, 70 पिकोमीटर का चेंज आ रहा है। सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक कितने का चेंज आ रहा है, 70 का। यहाँ 100 है, यहाँ 30 है, कितने का चेंज आया, 70 का चेंज आया। बट जब इस चीज को प्रैक्टिकली देखा गया, जब प्रैक्टिकली एटॉमिक साइज का ट्रेंड देखा गया, तो बाकी हर जगह तो बराबर आ रहा था। लेकिन इन केस ऑफ लेंथेनाइट्स यहां पर यहां से लेकर यहां तक का चेंज मात्र कितना आया पता है, 10 पिकोमीटर। देखो कितना चेंज हो गया। फिर ध्यान से समझना, हम ये सोच रहे थे कि यहां से 100 और यहां से 30 आना चाहिए, जबकि हुआ क्या, यहां से ये 95 हुआ, लेकिन यहां तक आते आते आपको ये ल्यूटेशियम मिला 85। कितना मिला, 85। मतलब सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक मात्र कितना चेंज देखने को मिला आपको, 10 पिकोमीटर। कितना देखने को मिला, 10 पिकोमीटर। मतलब एटॉमिक साइज में जो चेंज आना चाहिए था उतना चेंज हुआ नहीं। बात आ गई आपको समझ में। मतलब ये 100 था, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60। तो जितना चेंज आपने कंसीडर किया था उतना चेंज आपको देखने नहीं मिला। और क्या हुआ, कितना चेंज हुआ, ओनली 10 पिकोमीटर। कितना चेंज हुआ, 10 पिकोमीटर। सच अ डिक्रीज इन साइज, ये जो साइज में चेंज हो रहा है इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इस साइज को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर, ठीक है। आपको 100 से 85 तक चेंज देखने का मिलना चाहिए था, आपको मिला 10 पिकोमीटर। आपने एक्सपेक्ट किया था ज्यादा, ठीक है, मिला कितना कम। तो ये क्या कहलाएगा, आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आया समझ में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। अब हम इसको डेफिनेशन से पढ़ेंगे। अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक तो ये व्हाट इज हुआ, ठीक। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ऑफ एटॉमिक और आयनिक रेडियाई द साइज इज डिक्रीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होना चाहिए। और आपको मैंने एक प्रैक्टिकल हाइपोथेटिकल माना है, ये डाटा आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ समझाने के लिए लिया हुआ डाटा है। लेकिन लेंथेनाइट्स जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज के कारण इतना ज्यादा चेंज नहीं दिखा पाते हैं जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, जिसकी वजह से एटॉम की साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। सच अ डिक्रीज इन साइज इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये डेफिनेशन क्या कहलाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो कारण क्या है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, ध्यान से समझना। अब मैं कोज ऑफ लेंथेनाइड, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं।
cause of lengthened contraction। तो अब क्या हो रहा है, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका फर्स्ट शेल, ये आपका सेकेंड शेल, ये आपका थर्ड शेल, ये आपका फोर्थ शेल, ये आपका फिफ्थ शेल और ये आपका सिक्स्थ शेल। 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए, यस और नो। 5d में आप कितने भरते हो, 0 या 1, और ये आपका 4f है, ये आपका क्या है 4f। कंसीडर कीजिए कि पहले 4f में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, कितना है 4f में 0, तो क्या होगा, यहां जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका अट्रैक्शन इनकी ओर होगा कि नहीं होगा, बताइए होगा या नहीं होगा, होगा। लेकिन क्या होगा, 4f में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक, तो उतना ज्यादा नहीं होगा अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगा सही, लेकिन इनर जो ऑर्बिटल्स है वो क्या करेंगे, यहां पर एक फैक्टर आता है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि पहले फैक्टर की बात करें, द साइज इज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। क्या हो रहा है आपका, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसकी वजह से साइज आपकी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था, साइज आपकी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। लेकिन क्या होगा, अब आपका जेड इफेक्टिव क्या डोमिनेंट नहीं होगा, कारण कि एक दूसरा फैक्टर यहां पर अलाउ हो जाएगा, क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या आ गया यहां पर, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखिए एग्जांपल के लिए कि जैसे कि क्या हुआ, आप इसकी बात कर रहे हो, ठीक, अब आपने एक इलेक्ट्रॉन एफ में भरा तो यहां जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, एक और इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ा और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, एक और इलेक्ट्रॉन यहां पर बढ़ा। मतलब जैसे जैसे इनर 4f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वैसे वैसे यहां पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। लेकिन फिर क्या होगा, यहाँ 4f के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, एक शील्ड क्रिएट करेंगे, इनके बीच में एक शील्ड बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि ये शील्ड तो बनी बॉस, शील्ड बनी, शील्ड बनने की वजह से आपने एक्सपेक्ट क्या किया, याद करिए, मैं कह रहा हूं कि पुअर शील्डिंग होती है एफ की, ये होना चाहिए ना, सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग होती है एस की, फिर होती है पी की, फिर होती है डी की और फिर होती है एफ की। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, उन्होंने क्या किया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया तो एटॉम की साइज बढ़ गई। स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होना चाहिए था, साइज बढ़ना चाहिए था। बात आ रही है समझ में, बात को समझने की कोशिश करना, कल ये फैक्टर मैं बता चुका हूं। क्या हुआ, यहां इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में क्या कर देंगे, एक शील्ड क्रिएट करेंगे और इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ये धक्का देंगे, इनसे वो दूर करेंगे, जिसकी वजह से एटॉम की साइज बढ़नी चाहिए ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये हमने पढ़ रखा है। बट यहां पर हुआ क्या, हम ये जानते हैं कि एफ ब्लॉक की जो शील्डिंग होती है बहुत ही वीक होती है, नहीं के बराबर। यहां इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा अपना असर नहीं दिखा पाते, तो आपने हम कंसीडर ये कर रहे हैं ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट एटॉम की साइज बढ़नी चाहिए, ये कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ। मतलब आप ये मानिए कि ये है ही नहीं, यहां पर ये शील्ड है ही नहीं। अब मैं ये कह रहा हूं, पहले क्या हो रहा था, पहले ये अट्रैक्ट कर रहा था, बात को समझना, फिर मैं एक बार स्टार्ट से बता रहा हूं। आप मान लीजिए यहां पर है 15 प्रोटॉन्स, कितने हैं 15 प्रोटॉन्स, और यहां पर 15 इलेक्ट्रॉन्स अंदर है, तो ये 15 इलेक्ट्रॉन्स इनको खींच रहे थे पहले, लेकिन उतना नहीं खींच पा रहे थे क्योंकि यहां पर डी की शील्डिंग थी, तो वो थोड़ी तो स्ट्रॉन्ग थी, तो थोड़ा रोकेगा। बट अब क्या हुआ, आप इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते गए 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए, एफ में पूरे भर दिए, तो 15 + 14 प्रोटॉन्स कितने हो गए, 29 प्रोटॉन हुए कि नहीं हुए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहां इलेक्ट्रॉन बढ़े, जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ा इलेक्ट्रॉन भी बढ़े, पर ये अपना काम दिखा रहा है, ये अपना काम नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि एफ की शील्डिंग पुअर होती है। अब मेरी बात सुनना, खींचने के लिए तो उतना ही है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़े क्या खींचने के लिए। अब ये खींचना किसको चाह रहा है, आउटर मोस्ट शेल को खींचना चाह रहा है, कौन, न्यूक्लियस, वही तो है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या है, अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस। अब ये है ही नहीं, मान लिए पहले 15 इलेक्ट्रॉन इनको खींच रहे थे, 15 प्रोटॉन, अब 29 प्रोटॉन खींच रहे हैं, तो मुझे बताइए ज्यादा खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे एज कंपेयर टू पहले वाली कंडीशन, मतलब फर्स्ट कंडीशन के कंपैरिजन में सेकंड कंडीशन में ये न्यूक्लियस इनको ज्यादा खींचेगा कि नहीं खींचेगा। मतलब ये कि यहाँ पर कारण मिल गया, क्या कारण मिला आपको, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ सबशेल, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ। आप लैंग्वेज से पढ़ना चाहे, लैंग्वेज आपके
टेक्स्ट बुक में भी है और मैंने नोट्स में भी इसकी अच्छी सुटेबल लैंग्वेज इजी वे में लिखवा रखी है, आप नोट से पढ़े। क्या हुआ, तो यहाँ पर पहले कम न्यूक्लियर चार्ज था तो वो उसको कम खींच रहे थे, हमने यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़े, लेकिन जेड इफेक्टिव तो बढ़ता गया, लेकिन जेड इफेक्टिव की तुलना में स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना नहीं बढ़ा जितना हमने सोचा था। हमने तो सोच लिया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से एटॉम बढ़ना चाहिए, लेकिन उल्टा काम हो गया, एटॉम की साइज बढ़ने की बजाय, ये तो है ही नहीं मान लीजिए क्योंकि इसका तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो इसने तो खींच लिया इसको पास में, पहले तो और थोड़ा दूर था लेकिन अब तो और खींच लिया, मतलब कंपेरेटिवली एटॉम की साइज क्या होगी, छोटी होगी। सच अ डिक्रीज इन साइज इज नोन एज लेंथेनरी। किस किस को समझ में आ गया? देखो बहुत मैंने टाइम दिया लेंथेनरी कॉन्ट्रैक्शन को, अगर आपको लेंथेनरी कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया, आप अपना नाम जरूर लिखें, यस सर वी अंडरस्टूड व्हाट इज लेंथेनरी कॉन्ट्रैक्शन। जिसको अच्छे से समझ में आ गया वो लिखे लेंथेनरी। जिसको नहीं पता पड़े वीडियो को 2-3 बार देखिए आप, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए आपको एक ही बार में समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं। अब देखना, अब मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, वापस देख लें जिनको नहीं समझ में आया हो और समझ में आ गया हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए यस सर अपने नाम के साथ कि हमको समझ में आ गया है। अब ये आपका न्यूक्लियस, यहाँ पर आपका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो आप, तो 2 चार्ज यहाँ पर है। फिर ये आपका सेकेंड शेल, सेकेंड में कितने भरते हैं 8 और 2 10, तो यहाँ 10 पॉजिटिव चार्ज। फिर ये आपका थर्ड शेल 2 8 18, कितना भरा 28, तो यहाँ 28 चार्ज। फिर ये आपका आ गया 4, पहले आप किसमें भरते हो 4s 4p, 2 में ही भरते हो, 4d भी गिन लीजिए आप, तो कितना हुआ 2 6 8 और 18, 28 और 18 कितना हो गया 46 और ये आपने भर दिया 5 और ये आपने भर दिया 6। इन शॉर्ट आप सीधा का सीधा एग्जांपल ले लीजिए, पहले 57, ठीक है ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर है 57 प्रोटॉन्स, कितना प्लस चार्ज है यहाँ पर 57, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है 6s में और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है 5d में, याद आ रहा है। और 4s में कितने हैं 0, 4s में बढ़ते ही है ना। 57 कौन सा है, लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा है मैंने, क्या ज़ीनॉन 6s2 5d1 4s0, क्लियर। अब क्या हुआ, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी की शील्डिंग है लेकिन वो कैसी है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू एफ, मतलब ये कि ये यहाँ पर अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ हो रहा है, लेकिन कितने लोग मिलके खींच रहे हैं, याद करिए कितने खींच रहे हैं 57 खींच रहे हैं, कितने खींच रहे हैं 57। अब याद करिए मैं क्या कह रहा हूँ, धीरे धीरे आप एफ में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, आपने एफ में 1 भरा यहाँ 58 हो गए, यहाँ 2 भरे यहाँ 59 हो गए, यहाँ 3 भरे यहाँ 60 हो गए, यहाँ 4 भरे 61 हो गए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एफ में इलेक्ट्रॉन भरे 10, कितने भरे 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, मतलब यहाँ पर एफ की 10 इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग बनेगी, और यहाँ पर कितने हो गए ये 57 प्लस 10 कितना हो गया 67 प्रोटॉन्स। पहले कितने खींच रहे थे 57 खींच रहे थे, अब कितने खींच रहे हैं 67, मतलब पहला फैक्टर जो यहाँ काम कर रहा है वो क्या है जेड इफेक्टिव। यहाँ पर जेड इफेक्टिव बढ़ा, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ी। हमने ये माना जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से एटॉम की साइज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर आ गया हमारे सामने, वो कौन सा था स्क्रीनिंग इफेक्ट, या जिसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, उसको हमने कल पढ़ा था, याद करिए सब। तो हम ये मानते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में एक दीवार बनाने का काम करते हैं और इधर इलेक्ट्रॉन्स को दूर फेंकेंगे, बिकॉज यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, एटॉम की साइज बढ़नी चाहिए, ये हमने कंसिडर किया। बट हुआ क्या, हम ये जानते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है एसपीडी, इसलिए मैंने कहा था कि आप 11 का 3rd चैप्टर पढ़िए, देखो ये सारी चीजें वहां पर है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग एस की होती है, फिर पी की, फिर डी की और एफ की, मतलब एक तरीके से हम मान सकते हैं कि एफ की शील्डिंग बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। मतलब आप ये मान लीजिए कि यहाँ भले आपने 10 इलेक्ट्रॉन डाल दिए पर वो अपना काम नहीं दिखा रहे, मैंने लैंग्वेज में लिखवा रखा है Z effective increases but screening effect is not increased as requirement या as expected, जैसा हमने सोचा था वैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं बढ़ रहा है। हुआ क्या, आपने ये मान लिया कि ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए, कंसीडर करेंगे, लेकिन वास्तव में क्या हुआ, ये 4f तो है ही नहीं क्योंकि पुअर शील्डिंग है। तो देखिए पहली केस आ गया 57 लोग मिलकर खींच रहे थे,
ठीक है, फिर आपने ये मान लिया कि 67 लोग मिलकर खींच रहे हैं, पर पहले आप ये सोच रहे थे कि यहाँ 67 जैसा खींच रहे हैं वैसे 10 लोग यहाँ भी तो आगे, तो इतना असर नहीं होगा, ये हमने माना। पर हम ये कह रहा हूं कि 10 लोग है ही नहीं, आप भूल जाओ वहां है। अब यहाँ पर 67 है, तो सीधी सी बात है, पहले 57 लोग खींच रहे थे, अब यहाँ से 67 लोग खींच रहे हैं, तो क्या होगा, पहले वाली कंडीशन की तुलना में अब एटॉम की साइज और छोटी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेट कौन सा फैक्टर होगा, Z इफेक्टिव। एंड सच अ डिक्रीज इन साइज इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। साइज में होने वाली इसी कमी को हम कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को। उम्मीद करता हूँ अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें यस सर वी अंडरस्टूड व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दो चीजें मैंने बताई, एक तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, और दूसरा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड, सॉरी व्हाट इज द कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, साइज में होने वाली कमी। कारण क्या है, तो पुअर शील्डिंग ऑफ एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन की पुअर शील्डिंग इसका मेजर रीजन है। तो दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगली हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जो बिफोर लास्ट ईयर पेपर में आया हुआ टॉपिक है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट्स ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इफेक्ट्स ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इफेक्ट्स ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगला टॉपिक है हमारा इफेक्ट्स ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। पहला हम ले रहे हैं बेसिसिटी डिफरेंस। बेसिसिटी डिफरेंस मतलब क्या कि इनके बेसिक नेचर में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है, कौन ज्यादा बेसिक होगा और कौन कम बेसिक होगा। तो हम किससे पता लगाते हैं कौन ज्यादा बेसिक होगा, तो कौन आसानी से OH माइनस आयन देगा वो ज्यादा बेसिक, जो कम या धीरे OH माइनस आयन देगा वो लेस बेसिक। ठीक है, हम बात कर रहे थे किसकी, लेंथेनम से होता है स्टार्ट, फिर सीरियम, सीरियम से लेकर कहां तक जाता है, ल्यूटेशियम तक। कहां तक जाता है, ल्यूटेशियम। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, हमें बात करनी है इनके हाइड्रोक्साइड्स की, तो ही बेसिक नेचर की बात करेंगे। तो ये क्या बनाएगा, LaOH होल ट्वाइस, ये क्या बनाएगा, CeOH होल ट्वाइस, और ये क्या बनाएगा, LuOH होल ट्वाइस। थोड़ा सा सेल्फ अंडरस्टूड है, आप सोचिए क्या होगा, खुद सोचिए क्या हो सकता है, इनका बेसिसिटी ट्रेंड कैसे काम करेगा, इनका बेसिसिटी ट्रेंड कैसे काम करेगा, खुद सोचिए एक बार, खुद दिमाग दौड़ाइए। तो एक बार आप कंपेयर करके देखिए। सबसे पहला NaOH, और यू नो दैट NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, सबको पता है। क्यों है ये स्ट्रॉन्ग बेस, बिकॉज इजीली गिव्स OH माइनस आयन। क्यों है ये, क्योंकि ये आसानी से OH माइनस आयन देता है। और मुझे बताइए NaOH कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है या कोवलेंट कंपाउंड है, तो सबको पता है आयनिक कंपाउंड। सॉरी, कैसा है, आयनिक कंपाउंड। यहां से यहां तक की बात करनी है, लेकिन मैंने लिया NaOH पहले समझाने के लिए, कारण कि आसानी से OH माइनस दे रहा है, और ये कंपाउंड कौन सा है, आयनिक। अब मैं आयनिक और कोवलेंट को कंपेयर करता हूं, ध्यान से समझना। आयनिक और कोवलेंट को अगर कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली आयनिक इज स्ट्रॉन्गर देन कोवलेंट, आयनिक कोवलेंट से स्ट्रॉन्ग है। तो हमको क्या कह सकते हैं, हम ये कह दें कि जितना ज्यादा ये कोवलेंट होगा उतना आसानी से OH देगा। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। बॉन्ड भले ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी विशेषता है कि जब भी इसको वाटर में ऐड करते हैं, व्हेन इट इज गेट्स कलेक्टेड इन एक्वस सॉल्यूशन, कन्वर्टेड इनटू एक्वस सॉल्यूशन, इट कैन इजीली गिव्स आयंस। ये आसानी से आयनाइज्ड हो जाता है, ये आसानी से आयन दे देता है। मतलब ये कि कौन आसानी से OH माइनस आयन देगा, जो जितना ज्यादा आयनिक होगा। और अगर कोवलेंट हुआ मतलब क्या, कोवलेंट हुआ तो क्या, कोवलेंट हुआ तो वो आसानी से OH माइनस आयन नहीं देगा। मतलब आसानी से OH माइनस आयन देने के लिए आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होना जरूरी है। अब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा या नहीं होगा, ये सब कैसे पता करें सर, ये तो टेढ़ी चीज है, ये तो हमसे होगा ही नहीं। कारण कि हमने जो मैंने कहा है वो किया नहीं। अगर आपने किया है तो टेक्स्ट बुक खोलिए, क्लास 11 का नोट्स वाली नोटबुक खोलिए, उसके अंदर एक टॉपिक है
जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फजान्स रूल। पढ़िए, फजान्स रूल किस चीज में हेल्प करता है? फजान्स रूल कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर बताने में तो हेल्प करता है। याद कीजिए, खोलिए टेक्स्ट बुक, निकालिए फजान्स रूल किस चीज में हेल्प करता है? फजान्स रूल हमें हेल्प करता है कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर बताने के लिए। और आपको मैं यहाँ पर सीधा आयनिक कैरेक्टर के 3 पॉइंट मैंने बताए थे कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए? लार्ज कैटायन। क्या होना चाहिए? कैटायन की साइज बड़ी होनी चाहिए। कैटायन बड़ा होगा तो एनायन क्या होना चाहिए? स्मॉल एनायन। ठीक है, लार्ज कैटायन और स्मॉल एनायन, 2 कंडीशन अपन ने बात करी थी। ठीक है, और अपन ने 2 बातें करी थी, लार्ज कैटायन, स्मॉल एनायन। और क्या होना चाहिए? फॉर लो पॉजिटिव चार्ज। और क्या होना चाहिए? लो पॉजिटिव चार्ज। फिर तो ये कंपाउंड क्या होगा? आयनिक होगा। जितना बड़ा कैटायन उतना ज्यादा आयनिक, जितना छोटा है एनायन उतना ज्यादा आयनिक, जितना कम चार्ज उतना ज्यादा आयनिक। मतलब ये 3 पॉइंट अगर आपके पास है तो आप पता कर सकते हैं कौन ज्यादा आयनिक होगा। तो अब हमें इनमें चेक करना है। तो सबसे पहले थर्ड पॉइंट देखिए, लो पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज तो सब पे सेम है, सब पे सेम है ना, लैंथेनाइड में सब पे +3 चार्ज है। सब पे चार्ज क्या है? +3। याद आना चाहिए, व्हाट इज द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स? +3। तो सबके ऊपर जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। मतलब ये फैक्टर हमारा काम का नहीं है। कौन सा? लो पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि चार्ज सब पर सेम है। अभी मैं बात करूं तो क्या कह रहा है? स्मॉल एनायन। तो एनायन भी तो सब में सेम है, OH-, 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 OH-। सही है या गलत? मतलब हमारा सेकंड फैक्टर भी यहाँ पर नहीं काम कर रहा है। मतलब हमको ये देखना है कि जो जितना ज्यादा कैटायन बड़ा होगा उतना वो आयनिक होगा। तो अब याद करिए, इसके जस्ट पहले मैं एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बता चुका हूँ। जैसे जैसे हम यहाँ से यूं जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस की साइज क्या हो रही है? घट रही है। मतलब सबसे बड़ा कैटायन कौन सा होगा? Na+3। फिर कौन सा होगा? Ce+3। ये सबसे बड़े कैटायन है। जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो कैटायन की साइज घट रही है, और कैटायन की साइज घट रही है मतलब क्या? आयनिक परसेंटेज घट रहा है और कोवेलेंट परसेंटेज बढ़ रहा है। फिर रिपीट कर रहा हूं, मिक्स मत कर देना। लार्ज कैटायन ग्रेटर द आयनिक कैरेक्टर। तो हमको पता है इधर से इधर आने पर आयनिक रेडियस घटता है। मतलब सबसे बड़ा कैटायन कौन सा है? Ce+3। तो ये सबसे बड़ा कैटायन मतलब ये सबसे ज्यादा आयनिक। और जैसे जैसे साइज घट रही है कैटायन की, वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर भी घटेगा। क्योंकि आयनिक कैरेक्टर के लिए क्या देखना है हमको? लार्ज कैटायन। जैसे जैसे कैटायन की साइज घटेगी आयनिक कैरेक्टर घटेगा, और कैटायन की साइज जैसे जैसे घटेगी वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो वो तो आसानी से OH देगा ही। मतलब आसानी से OH कौन देगा? Na+3 Ce+3 कौन देगा? तो आपको पूछा जाए कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेसिसिटी क्या हो गया? डिफरेंस हो गया, बेसिसिटी घट गई। कैसे घटी? तो देखिए, सबसे ज्यादा मोर बेसिक कौन होगा? सबसे ज्यादा बेसिक होगा सीरियम ट्राइऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। और लेस बेसिक कौन होगा? लेस बेसिक होगा आपका ल्यूटेशियम ट्राइहाइड्रोक्साइड। ये मोस्ट बेसिक होगा सीरियम और लेस बेसिक होगा ल्यूटेशियम। मतलब यहां से इस तरफ जाने पर बेसिसिटी घटने लगी। किसके कारण हुआ? ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी वजह से तो कैटायन की साइज घटने लगी। अगर कैटायन का साइज नहीं घटता, फिर सुनना, अगर कैटायन का साइज नहीं घटता तो क्या बेसिसिटी डिफरेंस होता? क्या नहीं होता ना। बट लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही तो बेसिसिटी डिफरेंस आया। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये पहला इफेक्ट है, बेसिसिटी डिफरेंस आने लगा। आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, एक बार आप वीडियो देखें, नोट से पढ़ें, और फिर कहता हूं टेक्स्ट बुक का यूज लेना नहीं भूले। टेक्स्ट बुक का जितना ज्यादा यूज लोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये पहला फैक्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे फैक्टर की तरफ। दूसरा फैक्टर अब लेंगे सेकेंड इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइड। सेकेंड इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है हमारा रिजेम्बलेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। मतलब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन दोनों में कई सारी सिमिलरिटीज होगी। क्या सिमिलरिटीज हुई? तो देखिए, अब मैंने आपको कहा था कि लैंथेनम की साइज हमने क्या कंसीडर करी थी। देखना, ध्यान से समझना। लैंथेनाइड का मैंने आपको बताया था, इमेजिनरी बताया था, हाइपोथेटिकली कितना 100 पिकोमीटर। कितना बताया था? 100 पिकोमीटर बताया था। डाउन द ग्रुप
साइज क्या होती है, बढ़ती है। डाउन द ग्रुप साइज क्या होती है, बढ़ती है। मतलब इट्रियम की ये जो सॉरी वाइट जो है उसका साइज, इट्रियम का साइज इससे ज्यादा होगा या कम होगा, ये नीचे की ओर जा रहा है ना, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। तो कितने का डिफरेंस मैंने कहा था, 5 का। तो ये 100 पिकोमीटर, तो इट्रियम कितना होना चाहिए, 95 पिकोमीटर। आ रहा है समझ में, क्योंकि डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है तो 5 का डिफरेंस आना चाहिए। तो इनकी एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, ये 95, ये 90, ये 85, ये 80, ये 75, ये 70, 65, 60, 55 और 50, ये होना चाहिए। अब देखो, अब क्या हुआ, ये 100 पिकोमीटर, ठीक है, और अब ट्रेंड का माने तो ये 90, तो ये कितना होना चाहिए था, 95 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, बताइए मुझे भाई। ये 95 का 100 हुआ तो ये भी तो 90 का 95 होना चाहिए, ये 85 का 90 होना चाहिए, ये 80 का 85 होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड होना चाहिए। बट हुआ क्या कि यहाँ पर लेंथेनम के बाद 14th एलिमेंट्स निकाल दिए, जो क्या थे, लेंथेनाइड्स थे। और वहां क्या हुआ, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वहां क्या देखने को मिला हमको, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हम मान लिए रहे थे कि एटॉम की साइज बढ़ेगी, और अगर एटॉम की साइज बढ़ती तो ये 95 भी आता ना कि नहीं आता, 95 होता कि नहीं होता, मतलब इससे तो ज्यादा ही होता। पर हुआ क्या, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और जितना चेंज हमको यहाँ देखना था उतना नहीं दिखा। तो क्या होगा, मैंने कितना कहा था, लेंथेनाइड के अंदर कितना मान लेते हैं हम, 10 पिकोमीटर। 10 का अगर माने तो ये 100 है, तो ये कितना आ जाएगा, 90 आया कि नहीं आया, ये 90 आया। तो देख लीजिए क्या हुआ, एटॉमिक साइज इनके क्या हो गए, एक जैसे हो गए। जर्कोनियम, हर्फेनियम, NBTA, MOW, इनकी एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगी, जिनको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं केमिकल ट्विन्स। क्या कहते हैं इनको, केमिकल ट्विन्स। इनको हम कहते हैं जुड़वा है ये केमिकली, मतलब ये दोनों जब भी मिलेंगे तब साथ मिलेंगे, फिर आपको बाद में इनको केमिकली मेथड से अलग करना होगा। मतलब जर्कोनियम आपको अकेला नहीं मिलेगा, हर्फेनियम नहीं मिलेगा, ये दोनों आपको एक साथ मिलेंगे, ये साथ में मिलेंगे। बाय केमिकली मेथड आपको बाद में इनको एक्सट्रैक्ट करना होता है अलग अलग। तो और इसका कारण क्या है, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट है ना। अगर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो हमको बराबर ट्रेंड देखने को मिलता है जैसा हम देखना चाह रहे हैं। बट ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ कितना आ गया, 10 का। किसके कारण आ रहा है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड की वजह से सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज क्या हो जाती है, रिजेंबल कर जाती है। तो ये आपका अगला इफेक्ट था किसका, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। 2 इफेक्ट हो गए, अब तीसरा और लास्ट इफेक्ट बचा है जिसके बारे में हम बात करेंगे, थर्ड इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हम तीसरे इफेक्ट की बात करेंगे। अब थर्ड इफेक्ट हमारा सिमिलरिटीज एमंग लेंथेनाइड्स। क्या हुआ, लेंथेनाइड्स में सिमिलरिटीज। क्या हुआ, लेंथेनाइड्स में सिमिलरिटीज। मतलब ये कि मैंने क्या कहा, यहाँ पर सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक बहुत कम 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 चेंज आ रहा है। एकदम देखो 14 एलिमेंट्स के लिए 10 का चेंज, मतलब पॉइंट में चेंज आ रहा है। 14 एलिमेंट्स के लिए अगर मैं 1 पिकोमीटर गिनूं तो भी 14 का चेंज आना चाहिए, मतलब एक से भी कम पॉइंट में चेंज आ रहा है। मतलब क्या कि बहुत कम चेंज आने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। क्या होती है, मतलब ये जितने भी 14 एलिमेंट्स है वो एक जैसे दिखेंगे आपको, मतलब एक जैसी प्रॉपर्टी मिलेगी, जिसकी वजह से क्या है कि मान लीजिए आपके पास सीरियम है, ल्यूटेशियम है, यूरोपियन है, ऐसे 2-3 एलिमेंट्स आ गए और आपको कहा जाए कि इनको अलग कीजिए, तो इनको अलग कर पाना मुश्किल हो गया। तो हमने क्या कहा, सिमिलरिटी अमंग लेंथेनाइड्स ड्यू टू क्विक स्मॉल चेंज इन एटॉमिक रेडियाई। बहुत कम चेंज होने के कारण इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर होती है और इन लेंथेनाइड्स को हम सेपरेट नहीं कर पाते। हार्ड इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स, या लेंथेनाइड्स का सेपरेशन बहुत ही मुश्किल हो गया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो 3 इफेक्ट पढ़े हमने। पहला इफेक्ट हमने पढ़ा डिक्रीज इन बेसिसिटी, दूसरा हमने पढ़ा रिजेम्बलेंस इन सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और तीसरा हमने पढ़ा सिमिलरिटी अमंग लेंथेनाइड्स। ये तीनों इफेक्ट टेक्स्ट बुक से आप लैंग्वेज जरूर पढ़ें, नोट्स के अंदर पढ़ें। नोट्स के अंदर मैंने लैंग्वेज ज्यादा नहीं लिखवा रखी है, जरूरत पड़ेगी तो मैं लिखकर भेज भी दूंगा, लेकिन आप टेक्स्ट बुक से पढ़ें। लैंग्वेज थ्योरी पार्ट है थोड़ा, तो लैंग्वेज आप वहां से उठाइए, ये वीडियो को देखिए, नोट्स पढ़िए और टेक्स्ट बुक पढ़िए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो ये था आपका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब एक और चीज आती है, एप्लीकेशंस ऑफ लैंथेनाइड्स, नॉट अ कॉन्ट्रैक्शन, सिर्फ लैंथेनाइड की बात कर रहा हूं। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि लैंथेनाइड वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कहां यूज आते हैं, तो अगला टॉपिक है आपका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड सॉरी एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड, लैंथेनाइड एलिमेंट्स का यूज। तो पहली बात, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसको आपको घर पे ही पढ़ना पड़ेगा। फिर भी कुछ चीजें मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं। एक चीज तो यहाँ से मिश मेटल का क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन है इसके अंदर जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, मिश नेम एग्जाम्पल पूछ, मिश मेटल का एग्जाम्पल पूछा हुआ है। दूसरा, पॉलिश ग्लास में इनका उपयोग लिया जाता है, जेट इंजिन में इनका यूज लिया जाता है, बहुत सारे यूज है, कुछ एक स्पेशल यूज है वो पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। मिश मेटल का क्वेश्चन आया हुआ है और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बच्चे पूरा फोकस करते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और इफेक्ट्स ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और बोर्ड में क्वेश्चन आ गया एप्लीकेशन से, 3 प्रश्न आए थे 1 मार्क के। तो एक तो इफेक्ट से आया था, एक कॉज से आया था और एक एप्लीकेशन से आ गया। और वो पूछा था मिश मेटल का एग्जांपल बताइए, तो बच्चे नहीं कर पाए। तो आप देख लीजिए, ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के एप्लीकेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एब्लॉक एलिमेंट्स का फर्स्ट पार्ट है, कौन सा? लैंथेनाइड, वो पूरा होता है। लैंथेनाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, सारी चीजें मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। टेक्स्ट बुक का यूज लेकर आप इनको वापस पढ़ लीजिए। अब हमारा इस चैप्टर का छोटा सा और लास्ट टॉपिक बचता है, वो है एक्टिनाइड्स। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं, एक्टिनाइड्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिनाइड्स। तो इसे कहेंगे, पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 5f ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर जाए? 5f ऑर्बिटल में अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो वो है आपका एक्टिनाइड्स। 4f में करता है तो लैंथेनाइड्स। इसका पीरियड नंबर क्या होगा? पीरियड नंबर तो होगा 6। इसका भी ग्रुप नंबर क्या होगा बताइए? ग्रुप नंबर इसका भी 3rd। एफ ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर याद रखें, कौन से ग्रुप से एक्सट्रैक्ट किया है, इनको 3rd ग्रुप से निकाला है। देखो कारण कि 3rd ग्रुप में लैंथेनम है और 4th ग्रुप में नेक्स्ट एलिमेंट आ गया है, मतलब इनको लैंथेनम के बाहर निकाल लिया और 4th में तो जगह दे दी है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 4th में दूसरा एलिमेंट है, 3rd के बाद निकाला है, इसलिए इसको 3rd में ही गिना जाता है। तो 3rd पीरियड, 3rd ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर 6 लैंथेनाइड का था, इसका पीरियड नंबर 7। एक्टिनाइड का पीरियड नंबर 7, ग्रुप नंबर 3। उनको हम कह रहे थे फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, इनको हम क्या कहेंगे? सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, इनर ट्रांजिशन का मतलब क्या, तो मैं एक तो बता चुका हूं। दूसरा याद रखना, इलेक्ट्रॉन हम कहां भर रहे हैं? अंदर वाले 4f ऑर्बिटल के अंदर, इसलिए इसको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन सीरीज। तो ये 4 पॉइंट हो गए। और एक्टिनाइड्स के बारे में क्या बात करनी है? तो एक्टिनाइड्स कहां से स्टार्ट होते हैं? तो 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम, 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम आर नोन एज एक्टिनाइड्स। एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर की अगर इनकी बात करूं मैं तो 89 से 103, ये 14 एलिमेंट्स जो है वो क्या कहलाते हैं? एक्टिनाइड। देखो एक्टिनाइड्स के बारे में ज्यादा डिटेल अपने चैप्टर में नहीं है, बहुत कम बातें और कुछ बातें ही हमको एक्टिनाइड्स के बारे में पढ़नी है, बाकी अधिकतर लैंथेनाइड्स के बारे में था तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब अपन बात करेंगे एक्टिनाइड्स के अंदर कौन कौन से 14 एलिमेंट्स आते हैं उनकी। तो मैं 14 एलिमेंट्स बता देता हूँ आपको, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एक्टिनाइड्स का रेयरेस्ट केसेस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा डिसिमिलरिटीज है, बहुत ही ज्यादा इरेगुलरिटी है, इसलिए एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं पूछता है। लैंथेनाइड का आपको पता होना चाहिए, 3D सीरीज का आना चाहिए। बाकी एक्टिनाइड्स का नहीं पता है तो चलेगा, लेकिन आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करें, देखें जरूर। तो अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स। ये आपके पास एक्टिनाइड्स के 14 एलिमेंट्स। एक्टिनियम 89 इज नॉट अ ब्लॉक एलिमेंट, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। 90 से 103 दिस 14 एलिमेंट्स आर एन एग्जांपल ऑफ एक्टिनाइड्स। थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक ये आपके टोटल एग्जांपल्स हो गए। और आपको याद रखने के लिए इसकी भी मैं ट्रिक बता देता हूं। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने
आम कम बिकेंगे कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। मैं वापस बोल रहा हूं, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ये इसकी ट्रिक है, ज्यादा इसमें नहीं उलझना है। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम वही तरीका, पर थोड़ा सा यहाँ अलग है। थोडियम एफ ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर एफ में भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने कहा था इसमें बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो ज्यादा नहीं उलझे। तो कुछ एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा यहाँ पर देखो 5f0 के बाद सीधा 5s2 6d1, फिर 5f3 6d1, 5f4 6d1, फिर 6 7a 7 1। यहाँ पर कौन सा हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट लग रहा है, यहाँ पर कौन सा फुल फील्ड वाला कंसेप्ट लग रहा है। पर इसमें आपको ज्यादा उलझना नहीं है, आप खुद घर पे लिखने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं एक्सेप्शंस की वजह से, तो आपको यहाँ नहीं उलझना है। कुछ बातें तो खास मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 92 इसको हम कहते हैं यूरेनियम। क्या कहते हैं? यूरेनियम। 11 में आप पढ़ चुके हो। यूरेनियम के बाद आने वाले ये सब एलिमेंट जो है उनको हम कहते हैं ट्रांस यूरेनियम या पैरा यूरेनियम एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनियम या पैरा यूरेनियम एलिमेंट। सबसे पहली चीज ये याद रखें, व्हाट आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स या व्हाट आर पैरा यूरेनियम एलिमेंट्स। तो द एलिमेंट्स आफ्टर 92 यूरेनियम आर नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। पहली चीज क्लियर। दूसरा, इनको हम कहते हैं सुपर हैवी मेटल्स। क्या कहते हैं? सुपर हैवी मेटल्स। क्या कहते हैं? सुपर हैवी मेटल्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इनको अपन ये सारे के सारे आर्टिफिशियल है। ये सारे के सारे कैसे हैं? आर्टिफिशियल। दे आर नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। आपको यूरेनियम के बाद आने वाला एक भी एलिमेंट नेचर में नहीं मिलेगा। ये सारे मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल है। सुपर हैवी एलिमेंट्स कहते हैं ट्रांस यूरेनिक और पैरा यूरेनिक। यहां से डेफिनेशन आती है। एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो कोई भी दो याद रखें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक तो आप याद रखिए नेपच्यूनियम, एक याद रखिए आप नेपच्यूनियम, और एक आप लास्ट वाला याद रखते ही हो लोरेंशियम। ठीक है, कौन सा? लोरेंशियम। और ये आपका हो गया कौन सा? नेपच्यूनियम। और ये एमडी आप कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे याद रखें। एमडी क्या है? हु इज द फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल? मेंडलीव। तो उसके नाम से यहाँ पर मेंडलीवियम। ये आपको एमडी याद रखना हो तो कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे याद रखेंगे 101 मेंडलीवियम। तो ये एमडी आप 2-3 याद रखिए। 2 एग्जाम्पल आते हैं ट्रांस यूरेनिक के, तो 2 एग्जाम्पल कोई भी आप याद रखेंगे। तो ये एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ज्यादा इसमें मैं टाइम नहीं दूंगा कारण कि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन राइज नहीं करते हैं। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड लैंथेनाइड। एक्टिनाइड्स में ज्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं था, इसकी प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में नहीं है, वो नहीं पढ़ेंगे। हम सीधा आते हैं डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लास्ट टॉपिक चैप्टर का, फिर हमारे ऑनलाइन क्लासेस में और चैप्टर पूरा हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3 के अलावा ये +4 +2 +4 शो करते हैं। अगर मैं एक्टिनाइड्स की बात करूं तो ये +3 शो करेंगे ही, लेकिन +3 के साथ ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +5 +6 +7 भी शो करते हैं। ये क्वेश्चन यस मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत अच्छा प्रश्न आया था। ये अभी जिला सन प्री बोर्ड परीक्षा हुई थी, उसमें आया था क्वेश्चन कि गिव एन एग्जांपल ऑफ रेडियो एक्टिव लैंथेनाइड। मैंने आपको कल बताया, आज बताया था अभी उसके पहले क्लास में कि आपको बताया था मैंने क्या कि लैंथेनाइड्स आर व्हाइट सिल्वरी मेटल्स व्हाइल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। बट इसमें क्या होता है, बाकी तो सारे नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, बट एक प्रोमेथियम, इसकी अगर मैं बात करूं प्रोमेथियम पीएम, प्रोमेथियम इज एन एग्जांपल विच इज रेडियो एक्टिव, इसलिए आप इसको खास ध्यान रखेंगे। ये प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव है, उसके अलावा बाकी सब नॉन रेडियो एक्टिव, जबकि एक्टिनाइड्स में ऑल आर रेडियो एक्टिव। ठीक। दूसरा, ये ऑक्सो आयन बनाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन इसके साथ अटैच रहता है और ये ऑक्सो आयन नहीं बना सकता, और ये ऑक्सो आयन बनाता है कौन? एक्टिनाइड्स। इट कैन फॉर्म ऑक्सो आयंस, ये ऑक्सो आयन नहीं बनाता है। अगर बेसिसिटी की बात करें, लैंथेनाइड्स आर लेस बेसिक व्हाइल एक्टिनाइड्स आर मोर बेसिक।
इसके अलावा एक पूरी टेबल आपके नोट्स में भी है, टेक्स्ट बुक में भी है, आप इसको वहां पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब एक चीज और मैं आपको लास्ट बता देता हूँ जो अपने रेडी थी, एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका एफ ब्लॉक का हम बात करते हैं, एक्टिनाइड्स की भी हमने बात नहीं करी है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लैंथेनाइड्स का। लैंथेनाइड्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, जेनॉन। जेनॉन के बाद क्या लिखा था, याद करिए, जेनॉन के बाद हमने लिखा था 4F 1 2 14, 5D01 और 6S2, ये लिखा ना लैंथेनाइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहीं पर मैं बात करूं एक्टिनाइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स, तो वो क्या बन जाएगा, रेडॉन 5F 1 2 14, 6D01 और 7S2, ये बन गया। अब अगर मैं बात करूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पूरे एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो आगे क्या हो रहा है, इनर्ट गैस Ig लिख सकता हूं मैं, आगे क्या आ जाएगा, इनर्ट गैस या नोबल गैस Ig। ये क्या है, n की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहां क्या लिख दूंगा मैं, NS2, क्या लिख दिया मैंने, NS2। अंदर क्या आ रहा है, N-1D01, सही है, NS2 N-1D01, और यहाँ क्या लिखूंगा मैं, N-2F1214, N-2F1214। ये आ गया आपका एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Ig N-2F1214, N-1D01 और NS2। ये लैंथेनाइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एक्टिनाइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये एफ ब्लॉक का। तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सेकंड चैप्टर डीएनए ब्लॉक, जो बहुत छोटा चैप्टर था, 3 मार्क्स का चैप्टर है, आप इसको हल्के में नहीं लें, और अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बोर्ड एग्जाम में आपके 3 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे अभी से। कारण कि ये चैप्टर कंसेप्चुअल है, दिमाग में आ गया तो वापस एक बार खाली इसको रिविजन करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग इसके 4 वीडियो अपलोड हुए हैं टोटल, चारों वीडियोस कंप्लीट एक बार अच्छे से देख लें, उसके बाद नोट्स को स्टार्ट से वापस पढ़े एक बार, और टेक्स्ट बुक को एक बार पढ़े, और फिर आप इसके चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। और अगर आपके कोई डाउट्स हो इस चैप्टर से रिगार्डिंग, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर आपके इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, तथा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8387990796। डाउट्स योर मैसेजेस ऑन मैसेज योर डाउट्स ऑन 8387990796। इस पर आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं और मैं आपके डाउट्स को लेकर एक नया वीडियो बना दूंगा, अगर डाउट्स क्वांटिटी में ज्यादा होंगे तो। अदरवाइज मैं इंडिविजुअल उस स्टूडेंट को डाउट्स क्लियरेंस के साथ बता दूंगा, बाकी अगर डाउट ज्यादा है तो मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। दूसरी बात, आप ये सारे वीडियो अच्छे से पढ़ते रहें, कारण कि सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन और डीएनए ब्लॉक 3 चैप्टर आपके हो चुके हैं। ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाए गए 2 चैप्टर आपको वापस नहीं पढ़ाए जाएंगे। अगर आपके साथी नहीं देख रहे हैं तो आप उनको बता दें कि इनको पढ़ लें, अन्यथा क्लासेस के अंदर इन चैप्टर्स को रिपीट नहीं किया जाएगा। बहुत जल्द मैं नया चैप्टर लेने वाला हूं, लेकिन आप उससे पहले इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। 2 दिन का टाइम है, 2 दिन तक कोई नया वीडियो अपलोड नहीं होगा, तब तक आप इसके नोट्स को भी करना बाकी हो तो कर लें, 4 वीडियोस कंप्लीट कर लें, आप उसको नोट से पढ़ लें, टेक्स्ट बुक पढ़ लें, जो जो काम मैं आपको बता रहा हूं वो कंप्लीट करें। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था, लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि बहुत कम बच्चों ने, बहुत गिने चुने 1-2 बच्चों ने ही इसको कंप्लीट करके उस टास्क को मुझे व्हाट्सएप किया। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आपको जितना काम दिया गया है उतना तो आप कीजिए। यहाँ पर आपके लिए 2-2 घंटे के वीडियो बनाकर अपलोड किए जा रहे हैं और आपको एक 10-15 मिनट का जो होमवर्क दिया जाता है उतना आप नहीं करते हैं। तो प्लीज आपको जो मैंने कहा था कि 5 एलिमेंट्स का मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए और वो फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कीजिए, तो आप इतना काम तो कीजिए। तो आप ये होमवर्क जितने भी आपको 4-5 वीडियो में दिए गए हैं वो कंप्लीट करें और हम तक पहुंचाइए। साथ ही तो अगर इस वीडियो को आपने अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे स्टूडेंट को ज्यादा शेयर कीजिए जिनको वास्तव में इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है।
अगर आपने सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करें और कोई डाउट्स हो तो व्हाट्सएप करना नहीं भूलें। हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।